तो आज मैं आपको आंसर की भेजूंगा। आपको जिन क्वेश्चंस में डाउट होगा वो कल पूछना। हालांकि अगर आपने रिवीजन करके उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा तो डाउट शायद ही हो। एक टॉपिक शुरू करेंगे। या तो ये समाप्त, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन समाप्त, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा समाप्त, प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ सैंपलिंग समाप्त। ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ सैंपलिंग में मतलब वही लॉ ऑफ सैंपलिंग, जो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स नहीं था जिसमें सैंपलिंग से जुड़े हुए दो लॉ थे, वही प्रिंसिपल की बात हो रही है। मेथड्स हमने डिटेल में पढ़ लिया कि वे मेथड्स होते हैं। एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस किए होंगे, आंसर की अभी इसकी भेज दूंगा। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन तो सिलेबस के दायरे में रहते हुए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। हालांकि टेबुलेशन प्रेजेंटेशन वाले पार्ट में आता है। टेबुलेशन तो प्रेजेंटेशन का हिस्सा है ना, कि जब आप डेटा को प्रेजेंट करते हो तो या तो टेबुलर फॉर्मेट में करते हो या ग्राफिकल फॉर्म में करते हो। प्रेजेंटेशन के कई सारे मेथड्स होते हैं, जल्दी उसकी बात भी होगी। पर हाँ, टेबुलेशन करने के लिए डेटा का क्लासिफिकेशन मस्ट है। मतलब आपको टेबुलेशन करने से पहले डेटा को क्लासिफाई करना होता है, अदरवाइज टेबुलेशन कैन नॉट बी डन। इसीलिए दोनों को सिलेबस में कंबाइंड करके पूछा हुआ है कि भाई क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन आप पढ़ के आइएगा, बिकॉज टेबुलेशन का सबसे प्राइमरी स्टेप क्लासिफिकेशन होता है। हालांकि क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट में आ जाता है, टेबुलेशन प्रेजेंटेशन वाले पार्ट में आ जाता है, परंतु टेबुलेशन के लिए प्राइमरी स्टेप क्लासिफिकेशन होता है। टेबुलेशन क्या है भाई? डेटा को टेबल में अरेंज करना, यही टेबुलेशन है। टेबल में क्या होता है भाई? रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो डेटा को जब आप रोज में, कॉलम्स में अरेंज करते हो तो वही टेबुलेशन कहलाता है। आसान है, मतलब वहां से जुड़े हुए एग्जाम में क्या क्या सवाल आते हैं उस एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर चलेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन समझते हैं, उसके बाद टेबुलेशन पर देखेंगे। नंदनी कुछ कह रही है, स्क्रीन शो नहीं हो रहा। नहीं, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं ना, क्या पता इसलिए आपको लग रहा हो। अब मैंने कुछ लिखा नहीं। सबसे पहले समझो ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन का ही तरीका है क्लासिफिकेशन। भाई ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा को क्या करना पड़ता है? क्लासिफाई करना पड़ता है। तो क्लासिफिकेशन एक मेथड है टू ऑर्गेनाइज द डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज क्यों करना है? जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हो वो रॉ फॉर्मेट में होता है। रॉ डेटा किसी भी काम नहीं आ सकता जब तक आप उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज ना करो। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका क्लासिफिकेशन करना जरूरी होता है, उस डेटा का डिवीजन करना जरूरी होता है। जैसे
डेटा का डिवीजन जेंडर के आधार पर, डेटा का डिवीजन एजुकेशन के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, एज के आधार पर। मतलब जो भी डेटा है उसको क्लासेस में, ग्रुप्स में बांटना पड़ता है ताकि आपको आपके लिए जो रेलेवेंट डेटा है वो मिल सके। तो रॉ डेटा जो होता है बहुत अनस्ट्रक्चर्ड होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड अनऑर्गेनाइज्ड डेटा से आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। इसीलिए डेटा को ऑर्गेनाइज करना जरूरी होता है। ऑर्गेनाइज करने के लिए उस रॉ डेटा को डिवाइड किया जाता है, उसका डिवीजन किया जाता है छोटे छोटे ग्रुप्स में। ये ग्रुप्स किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे एक ग्रुप बना दिया एजुकेटेड वाला, तो उसमें केवल एजुकेटेड वाले लोग रखेंगे। एक ग्रुप बना दिया अनएजुकेटेड वाला, मतलब हर ग्रुप को मैं क्रिएट करूंगा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। जैसे एक ग्रुप बना दिया मेल का तो उसमें मेल होंगे, एक ग्रुप बना दिया फीमेल का तो उसमें फीमेल होंगी, ठीक है ना। एक ग्रुप बना दिया जैसे मैंने उत्तराखंड का, एक ग्रुप बना दिया मैंने जैसे उत्तर प्रदेश का, ये भी एक ग्रुप है जो एरिया वाइज बना रहा हूं। किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर डेटा का क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, कॉमन ट्रेट्स के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर उसकी ग्रुपिंग करना, उसके क्लासेस बनाना, इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा डेटा जो है थोड़ा कंडेंस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा, कंपेरेबल हो जाएगा। अरे भाई, एक मान लो कि मैं एजुकेशन से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहा हूं, एक तरफ मैं ग्रुप बना दूं अनएजुकेटेड का, एक तरफ बना दूं एजुकेटेड का, तो डेटा कंपेरेबल हो जाएगा ना कि अनएजुकेटेड कितने हैं, एजुकेटेड कितने हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये रॉ डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अरेंज करती है, उसको कंपेरेबल बनाती है, उसको मीनिंगफुल बनाती है। इस ऑर्गेनाइज्ड डेटा का ही फर्दर प्रेजेंटेशन होता है, फर्दर एनालिसिस होता है और हम किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टैटिस्टिक्स में। अब यही जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर होता है वही हमको बेसिकली पढ़ना है। एग्जाम में भी सवाल उसी तरह के पूछे जाते हैं। तो जैसे ये टॉपिक खत्म होगा हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, तो एक आपको आइडिया भी लगेगा कि जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वहां से कैसे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। आइए इसको थोड़ा सा लिखते हैं। When an investigator collects data for an investigation, यानी जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन के लिए डेटा कलेक्ट करता है, these are just रॉ डेटा, यानी जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है वो बस एक रॉ डेटा है। रॉ डेटा आर नॉट capable of offering any meaningful conclusion, यानी कि रॉ डेटा से आप कुछ भी नहीं कंक्लूजन निकाल सकते, उसका एनालिसिस करना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई हमारे घर को चलाने के लिए
जैसे राशन लाना बहुत जरूरी है ना, जैसे पूरे महीने का हम राशन लाते हैं भाई ताकि पूरे महीने हम खा पी सकें, है ना, सरवाइव कर सकें। तो हम पूरे महीने का राशन ले आए, यानी कि हमारे जरूरत का सारा सामान हमारे घर में मौजूद है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप 4 बैगों में भर के राशन लेकर आए और वो बैग एकदम बंधे हुए हैं, आपने उन बैग से राशन निकाला नहीं, उसको किचन में अरेंज नहीं किया, तो सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा कभी भी कुछ भी बनाना। अगर आप चाय भी बनाना चाहते हो तो आपको उस बैग में जहां पर सारा सामान भरा हुआ है उसमें से कहाँ चीनी है, कहाँ चाय पत्ती है, खोज के निकालना कितना मुश्किल हो जाएगा। मतलब जब भी हम घर में राशन लाते हैं तो सारा सामान बैग में थोड़ी पड़ा रहता है, क्योंकि अगर सारा सामान बैग में पड़ा रहेगा तो हम उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे। मुझे चाय बनानी है और मुझे चाय पत्ती नहीं मिल रही, चीनी नहीं मिल रही, सब सामान है पड़ा हुआ मगर मिल नहीं रहा है समय पर। इसीलिए उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना, जैसे यहाँ पर उस राशन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है किचन में। आप अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करते हो इस तरह से कि मुझे जब जो चाहिए वो मिल जाए, ठीक है ना। आप देखेंगे कि किचन इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है कि आपको पता होता है कि आपको जो बनाना है वो उससे उससे रिलेटेड जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ रखें, तो काम कितना आसान रहता है। समझ लीजिए इसी तरह का काम इन्वेस्टिगेटर भी करता है। जब वो कोई इन्वेस्टिगेशन करता है तो सबसे पहले वो डेटा कलेक्ट करता है। वो डेटा तो रॉ फॉर्मेट में है, लेकिन जब तक वो उसको अच्छे से अरेंज नहीं करेगा, क्लासिफाई नहीं करेगा, तब तक वो डेटा उसके किसी काम का नहीं है। उस डेटा से वो कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। तो बहुत जरूरी है कि उस रॉ डेटा को वो अच्छे से ऑर्गेनाइज करे। These data, these raw data are to be organized in a systematic manner before these are presented for final observation और कंक्लूजन। यानी कि इन रॉ डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है ताकि हम इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सके। भाई ऑर्गेनाइजेशन के बाद डेटा को प्रेजेंट किया जाता है ना, या तो टेबल के रूप में, या तो ग्राफ के रूप में, डायग्राम के रूप में, और फिर उस प्रेजेंटेशन के आधार पर हम स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करते हैं और किसी कंक्लूजन तक, किसी रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो ये तभी संभव होगा जब आप रॉ डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे। बिना ऑर्गेनाइजेशन के you cannot perform the further process of statistics, that is presentation, analysis and interpretation, है ना। भाई ये सारे स्टेजेस आपके लिए तभी यूजफुल होंगे ना जब आप ऑर्गेनाइज कर लोगे डेटा को अच्छे से। अब ऑर्गेनाइज कैसे हो, कैसे मैं करूं डेटा को ऑर्गेनाइज। एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ organization of data is to distribute these, मतलब वही जो रॉ डेटा है, into different क्लासेस। क्लासेस का मतलब हो गया ग्रुप्स, है ना, जो बनाए जाते हैं किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। ऐसे नहीं कि आप कोई भी क्लास बना दोगे। जैसे हमारे स्कूल में देखो ना, क्लासेस बने हुए हैं ना, कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है उन्होंने, स्कूल ने अपने
सिस्टम को कि भाई हमारा एक क्लास 1 रहेगा, एक क्लास 2 रहेगा, एक क्लास 3 रहेगा। कोई क्लास 2 का बच्चा क्लास 1 में तो नहीं पढ़ेगा ना। ये वेल डिफाइंड ग्रुप्स हैं, वेल डिफाइंड ग्रुप्स which has created on common characteristics, है ना, on the basis of some common characteristics। अब वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि भाई 5 साल तक के बच्चे हम लोग एलकेजी में पढ़ाएंगे, इतने साल के फर्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, इस तरह से आपने क्लासेस बना रखे हैं। तो आपको स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन कितना इजी लग रहा है भाई, स्कूल को चलाना कितना आसान है जब आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके स्कूल को चलाते हो। तो क्लासेस क्या है, ग्रुप्स हैं, एक वेल डिफाइंड ग्रुप्स जो किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर बनाए जाते हैं। अब वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी चीज पर आधारित हो सकती है, लोकेशन पर, जेंडर पर, एजुकेशन पर, लिटरेसी, ये आपका मैरिज पर, इनकम पर, एक्सपेंडिचर पर, किसी भी तरह का वो क्लासिफिकेशन हो सकता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेटर को भाई किस तरह का डेटा अपने रिसर्च के लिए चाहिए। मुझे जिस तरह का डेटा चाहिए होगा मैं उसी के अकॉर्डिंग तो ग्रुप बनाऊंगा ना, क्लासेस बनाऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करूंगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो कि मुझे 4 महानगरों का, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उन 4 महानगरों में क्या बोलते हैं कि डेथ रेट कैलकुलेट करनी है, या ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी है, या एम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करनी है। तो मैं 4 महानगरों का एम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करने के लिए पहले तो डेटा को एरिया के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करूंगा कि दिल्ली का डेटा, मुंबई का डेटा, कलकत्ता का डेटा, चेन्नई का डेटा, इस तरह से मैंने क्या बोलते हैं कि एरिया के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया। हो सकता है उसके बाद मैं देखूं कि इसमें से कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, तो मैं फर्दर क्लासिफिकेशन करूंगा कि भाई दिल्ली में अनएम्प्लॉयड का डेटा कितना है, एम्प्लॉयड का डेटा कितना है। जब तक आप इस तरह से ग्रुप नहीं बनाओगे, क्लासिफिकेशन नहीं करोगे, डेटा कभी भी कंपेरेबल नहीं होगा। डेटा कंपेरेबल नहीं है तो यूजफुल नहीं है, आप उससे क्या फिर हासिल करोगे, क्या निकालोगे उस डेटा का एनालिसिस करके किसी भी कंक्लूजन तक कैसे पहुंचूंगा। हाँ, अगर मैंने डेटा को पहले एरिया वाइज क्लासिफाई किया, फिर मैंने उनको एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि ये आपका एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड के कैटेगरी में क्लासिफाई किया, और फिर मैंने डेटा का एनालिसिस करके देखा कि भाई कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, फिर मैंने दिल्ली का, मुंबई का चेन्नई, इस तरह से कंपैरिजन करके देखा भाई किस मेट्रोपॉलिटन सिटी में एम्प्लॉयमेंट दर ज्यादा है या अनएम्प्लॉयमेंट दर ज्यादा है। तो आप जब तक डेटा को क्लासिफाई नहीं करते हो, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करते हो, आप उससे कोई भी मीनिंगफुल इंसाइट्स नहीं निकाल सकते। और ऑर्गेनाइज करने के लिए उसका क्लासिफिकेशन जरूरी है डेटा का, और डेटा का क्लासिफिकेशन इन्वेस्टिगेटर के नीड्स पर डिपेंड करता है, उसके नेचर ऑफ रिसर्च पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, कि भाई वो क्लासिफिकेशन कैसे करेगा, एरिया के आधार पर, जेंडर के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, जो मैंने आपको बताया। हम समझेंगे आगे चल के कि कई प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है कि ये जो रॉ डेटा है उसको डिफरेंट क्लासेस में बांटा जाए। ये डिफरेंट क्लासेस कैसे बनाए जाएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। और हम इसी टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब मैं क्लासिफिकेशन की तरफ मूव कर रहा हूं कि भाई रॉ डेटा को क्लासिफाई कैसे करते हैं। ठीक है ना,
हमारे कोर्स में भी क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन है, तो बहुत चांसेस हैं कि अगर इस टॉपिक से कोई एक सवाल पूछना हो किसी एग्जामिनर को, तो हो सकता है क्लासिफिकेशन का कोई एक सवाल पूछ ले, टेबुलेशन का कोई एक सवाल पूछ ले, है ना। हर एक टॉपिक से तो सवाल नहीं पूछ पाएगा भाई, एक किताब से 5-6 सवाल आते हैं मैक्सिमम। अब एक किताब में हम 10 टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब कई ऐसे टॉपिक होंगे जो हम पढ़ रहे हैं मगर एग्जाम में वहां से सवाल नहीं आएगा। कई ऐसे भी टॉपिक होंगे जहां से सवाल आएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कहाँ से पूछेंगे कहाँ से नहीं पूछेंगे, तो हम तो पूरा सिलेबस कवर करके जा रहे हैं कि भाई तुम कहीं से भी पूछो, हम तैयार हैं। तो अगर उसने क्लासिफिकेशन टेबुलेशन से कोई एक सवाल पूछना होगा तो वो क्या पूछ सकता है, हम उसको ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को पढ़ने वाले। तो हम इसकी कल एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। हालांकि मैंने अभी अभी बताया कि भाई क्लासिफिकेशन क्या है, रॉ डेटा को किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उसका डिवीजन करना, डेटा का डिवीजन करना, उसको ग्रुप्स में क्लासिफाई करना, उसी ग्रुप्स को क्लासेस कहते हैं, और इस ग्रुप्स बनाने की प्रक्रिया को क्लासिफिकेशन कहते हैं। In order to make the raw data meaningful, these must be classified on the basis of their different characteristics, such as education, जैसे एजुकेशन के आधार पर आपने दो ग्रुप बना लिए, लिटरेट इलिटरेट, है ना। रिलीजन, जैसे हिंदू मुस्लिम, मान लो कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर एरिया में मुस्लिम की कितनी आबादी है, ठीक है ना। या मैं रिलीजन से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे कि भाई किस रिलीजन में मैरिज रेट ज्यादा है, या डिवोर्स की प्रतिशत ज्यादा है, या किस रिलीजन में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, कुछ किसी भी तरह का रिसर्च हो सकता है। दुनिया में तो अलग अलग तरह के रिसर्च होते रहते हैं। तो आप अपने डेटा को उसी रिसर्च के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हो। वो क्लासिफिकेशन एजुकेशन के आधार पर हो सकता है, रिलीजन के आधार पर हो सकता है, इनकम के आधार पर हो सकता है, एक्सपेंडिचर के आधार पर हो सकता है, एक्सेट्रा, एरिया के आधार पर, कितने सारे बेसिस है, एज के आधार पर। ईच सच डिवीजन, आप डेटा को जिस तरह से डिवाइड करते हो, ईच सच डिवीजन ऑफ डेटा इज कॉल्ड क्लास। जैसे मैंने डेटा को रिलीजन के आधार पर बांट दिया, मैंने कहा कि इसमें ये हिंदू का डेटा, ये मुस्लिम्स का डेटा, या मैंने इनकम के आधार पर बांट दिया कि 5,000 से कम कमाने वाले लोग, 10,000 से कम कमाने वाले लोग, 15,000 से कम कमाने वाले लोग, है ना, या 20,000 से ज्यादा कमाने वाले लोग, 50,000 से ज्यादा कमाने वाले लोग। तो ये जो भी आप डिवीजन करते हो डेटा का डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है ना, किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, उसे क्लास कहते हैं। एंड द प्रोसेस, प्रक्रिया, उस रॉ डेटा को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करने के प्रोसीजर को, बाय विच
data is divided into different classes on the basis of their similarity or diversity is called classification of data। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से आप रॉ डेटा को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं, उस प्रक्रिया को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। यानी अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो क्लासिफिकेशन इज द grouping of related facts into different classes। यानी कि क्लासिफिकेशन क्या है, जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं, मतलब जो मिलते जुलते फैक्ट्स हैं, उनकी ग्रुपिंग करना अलग अलग क्लासेस में, उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। मिलते जुलते फैक्ट जैसे मैंने कहा ना कि हिंदूज मुस्लिम्स, तो एक ग्रुप बना दिया हिंदूज का, एक ग्रुप बना दिया मुस्लिम्स का, तो ये सब रिलेटेड फैक्ट्स है ना। इन रिलेटेड फैक्ट्स यानी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर जो आप ग्रुपिंग करते हैं, उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं, उसी प्रक्रिया को। अब क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, टू कंडेंस द डेटा and ignore unnecessary details। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आपने 100 परिवारों का डेटा कलेक्ट किया। अब 100 परिवारों की इनकम एक जैसी तो नहीं होगी। मान लो इनकम से रिलेटेड डेटा आपने कलेक्ट किया 100 परिवारों का। अब कोई परिवार है जो 20,000 कमाता है, तो कोई 21,000 कमाता है, तो कोई 22,500 कमाता है, तो कोई 32,000 कमाता है, तो कोई 55,000 कमाता है, कोई 60,000 कमाता है। कितना सारा डेटा होगा। तो अगर मैं इस डेटा को ऐसे लिख दूं तो, क्योंकि ये डेटा 100 लोगों का है, 100 परिवारों का है, बहुत बड़ा। अगर मैं कहूं 100 नहीं 1000 परिवार हो, तो अगर आप 1000 परिवारों के इनकम का डेटा कलेक्ट करो तो 1000 यूनिट्स हैं आपके पास। 1000 परिवारों का डेटा मतलब एक परिवार मतलब एक यूनिट। तो इतना सारा डेटा, मतलब इसका तो एनालिसिस करने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत समय लग जाएगा। तो ये इतना रॉ है डेटा, इतना ज्यादा है मेरे लिए कि इसके आधार पर कोई भी एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस डेटा का अच्छे से क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। जैसे मैंने लिखा कि 0 से 10,000 कमाने वाले कितने परिवार हैं, 10,000 से 20,000 कमाने वाले कितने परिवार हैं, 20,000 से 30,000, 30,000 से 40,000, 40,000 से 50,000। देखना होगा कि आपने जो 1000 परिवारों का डेटा कलेक्ट किया है, उसमें मिनिमम कमाने वाला हाउस होल्ड कितना है और मैक्सिमम कमाने वाला हाउस होल्ड कितना है। आप जो भी डेटा का क्लासिफिकेशन करोगे वो एग्जॉस्टिव होना चाहिए।
एग्जॉस्टिव क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि उसमें सारा डेटा कवर हो जाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए माना कि 1000 हाउस होल्ड्स है, इन 1000 हाउस होल्ड्स की जो रेंज है ना, रेंज ऑफ इनकम, रेंज ऑफ इनकम, भाई इसमें एक परिवार ऐसा भी है जो महीने का 4000 कमाता है, तो एक परिवार ऐसा भी है जो महीने का 80 या फिर 80,000 कमाता है। हमारी बात में, यानी कि एक परिवार 4000 भी कमाता है तो परिवार 80,000 भी कमाता है। तो आपका क्लासिफिकेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें ये मिनिमम, ये मैक्सिमम सारा कवर हो जाए। एग्जॉस्टिव, जिसमें सारा डेटा कवर हो जाए, जो भी आपने रॉ डेटा कलेक्ट किया है वो इस क्लासिफिकेशन में समा जाए, तो हम उस क्लासिफिकेशन को एग्जॉस्टिव कहेंगे कि आपने सारा रॉ डेटा एग्जॉस्ट कर लिया इसमें, जो क्लासिफिकेशन आपने किया। अब जैसे मैं यहाँ पे चल रहा हूँ भाई, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ठीक है ना। बताओ, 1000 परिवारों का डेटा, 1000 परिवारों की इनकम का डेटा मैंने केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लासेस बनाकर, 8 ग्रुप्स बनाकर उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज कर लिया, क्लासिफाई कर लिया। भाई मैंने कहा 10,000, 0 से 10,000 कमाने वाले 20 परिवार हैं, 10 से 20,000 कमाने वाले 60 परिवार हैं, 20 से 30,000 कमाने वाले 90 परिवार हैं, 30 से 40 कमाने वाले माना 200 परिवार हैं। इस तरह से कुल मिलाकर मैंने 1000 परिवारों का डेटा कलेक्ट कर दिया। कितना रॉ डेटा था ना, 1000 परिवारों का डेटा था, और कहा आपने उसको 8 क्लासेस में क्या क्या बोलते हैं उसको, क्लासिफाई कर लिया। तो इससे डेटा क्या हो गया, कंडेंस हो गया। आपने उसको कंडेंस कर लिया ना, तो इससे क्या होगा कि जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं वो इग्नोर हो जाएंगे। अब जैसे मेरे को, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो कि एक परिवार था जो 20,000 कमाता था, तो एक परिवार 20,100 कमाता था, एक परिवार 20,200 कमाता था। मुझे इतनी छोटी छोटी डिटेल को हैंडल नहीं करना पड़ेगा। जब मैं लिखूंगा कि भाई 20,000 से 30,000, तो उसमें 20,100 रुपया कमाने वाले, 20,200 रुपया कमाने वाले, 20,500 रुपया, 20,800 रुपया, 21,000, ये सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, मेरा डेटा थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जब वो कंडेंस हो जाएगा, और जब वो ऐसा होगा तो फिर उसका एनालिसिस करना हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो इसलिए भी क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप तो कितना सारा डेटा, सोचो जो सर्वे करवाती है हमारी भारत सरकार, उसमें तो पूरी जनसंख्या से डिटेल पूरी, जैसे अगर आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है सबसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, सोचो वो कितना रॉ डेटा होता होगा। अगर उसका क्लासिफिकेशन ना किया जाए तो सोचो कितना इम्पॉसिबल है उस डेटा से किसी मीनिंगफुल कंक्लूजन तक पहुंचना। तो एक फायदा तो ये है कि भाई जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो आपका बहुत लंबा चौड़ा बिखरा हुआ डेटा थोड़ा सा कंडेंस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस तो एक ही चीज है। जो जो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो वही इम्पोर्टेंस भी हो। तो दूसरा फायदा, जैसे आपको एक एग्जांपल दो ना, जैसे जब कोई हलवाई जब मिठाई बनाता है, तो वो मान लो 50 लीटर दूध लेकर आया। वो 50 लीटर दूध, उतना सारा दूध का वो मिठाई नहीं बना पाएगा। उस दूध का मिठाई बनाने के लिए पहले उस दूध को इतना उबालेगा, इतना उबालेगा, इतना उबालेगा कि मतलब वो गाढ़ा हो जाए एकदम, है ना, गाढ़ा हो जाए। मतलब वो 50 लीटर का दूध उबालते 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 उसका मावा बना देगा वो।
50 लीटर दूध से शायद 1 किलो मावा बन गया उसका। तो आपने क्या किया, उस 50 लीटर दूध को कंडेंस कर लिया ना 1 किलो मावा में। अब वो मेरे मिठाई बनाने के लिए बिल्कुल यूजफुल है ना। अब कंडेंस को हिंदी में एग्जैक्ट क्या कहते हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, हिंदी दिमाग में नहीं आ रहा है इसका हिंदी शब्द, पर ये कंडेंस है, ठीक है ना। तो जो बहुत विस्तार में फैला हुआ डेटा है उसको एकदम श्रिंक करना, तो ये एक ऑब्जेक्टिव है भाई, बहुत जरूरी है डेटा का फर्दर जो प्रेजेंटेशन और एनालिसिस करने के लिए। भाई 1000 परिवारों का डेटा आप ग्राफ पे भी कैसे प्रेजेंट करोगे भाई, 1000 परिवारों को मैं ग्राफ पे तो प्रेजेंट नहीं कर सकता, ग्राफ की तो अपनी लिमिटेशंस होती हैं, वहां बहुत डिटेल में डेटा प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ग्राफ तो भाई क्या होता है, कम शब्दों में ज्यादा दिखाने वाला प्रेजेंटेशन, तो वहां तो डेटा को कंडेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। टू हैव बर्ड आई व्यू ऑफ द significant features of the data। तो जो काम का डेटा है, जो ज्यादा यूजफुल है, उस डेटा का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वो आपको नजर आने लगता है। हर एक चीज को दिखाने की क्या जरूरत है ना। तो जो काम का फीचर है डेटा का, उसको आप हाईलाइट करो, उसके अकॉर्डिंग उसकी ग्रुपिंग कर दो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपने पूरे जनसंख्या जनगणना करी, मान लो सर्वे आपने किया, तो सर्वे करके जो आपने डेटा कलेक्ट किया वो तो अनस्ट्रक्चर्ड है, एकदम रॉ डेटा है। लेकिन जब आप उस डेटा को डिफरेंट क्लासेस में बांटते हो, जब आप उसकी ग्रुपिंग करते हो कि भाई ये क्या बोलते हैं कि आपके एजुकेटेड हैं या अनएजुकेटेड हैं, ये मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ठीक है ना, ये हिंदूज हैं ये मुस्लिम्स हैं, तो आपको एक बर्ड आई व्यू मिलता है ना, आपको दिख जाता है कि हाँ यार इस डेटा में, ये जो डेटा इतना बड़ा सा लग रहा था, अनस्ट्रक्चर्ड लग रहा था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के बाद अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि इस डेटा में क्या बोलते हैं कि मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, एजुकेटेड इतने हैं, अनएजुकेटेड इतने हैं, रिलीजन के आधार पर हिंदूज इतने हैं, मुस्लिम इतने हैं। तो एकदम नजर में आने लग गया ना कि हाँ इस डेटा में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, इस डेटा से मेरे को क्या क्या चीजें मिल सकती है। तो एक बर्ड आई व्यू आपको मिलता है जब आप डेटा को क्लासिफाई करते हो, आपको दिखता है कि अच्छा इस डेटा से मैं ये भी जान सकता हूँ कि मेल फीमेल रेशो क्या है। बिना क्लासिफिकेशन के आपको कैसे पता चलेगा, अच्छा इस डेटा से मैं ये भी जान सकता हूँ कि भारत में हिंदूज की पॉपुलेशन कितनी है। इस डेटा से तो मैं ये भी पता लगा सकता हूँ कि हमारा मैरिज रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। बिना क्लासिफिकेशन के आपको कैसे पता चलेगा कि इस डेटा में ये फीचर भी था, मैं ये भी इस डेटा से जान सकता था। क्लासिफिकेशन से आपको उन सिग्निफिकेंट फीचर्स को हाईलाइट करने का मौका मिलता है। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ डेटा, जब आप डेटा को क्लासिफाई करोगे तो कंपैरिजन आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं मेल, मान लो एक पर्टिकुलर एरिया में जो मेल फीमेल का डेटा मैंने कलेक्ट किया, मतलब जो भी डेटा मैंने कलेक्ट किया कि कितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को मैंने मेल फीमेल में क्लासिफाई किया। जब मेल फीमेल में क्लासिफाई किया तो कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा ना कि मेल फीमेल रेशो क्या है। तो जब आप डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो क्लासिफिकेशन के आधार पर वो डेटा कंपेरेबल हो जाता है। टू हेल्प इन स्टडी द relationship between several
कैरेक्टरिस्टिक्स, तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर आप क्या कर सकते हो, डेटा के रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हो। हालांकि ये एक ही चीज हो गई, एक ही बात हो गई भाई, जब तक डेटा कम, जब तक डेटा कंपेरेबल नहीं होगा, आप उनके रिलेशनशिप को कैसे स्टडी कर सकते हो कि भाई, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो आपने डेटा को कलेक्ट किया मेल और फीमेल में, है ना, मतलब कि जेंडर के आधार पर आपने डेटा का क्लासिफिकेशन किया। जब जेंडर के आधार पर आप डेटा का क्लासिफिकेशन करोगे तो कंपैरिजन कर सकते हो, और जब कंपैरिजन करोगे तो ही पता चलेगा कि उस डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप है ना। इसी तरह से टू यूटिलाइज द डेटा फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या क्या आ जाता है भाई, इसके आगे आपको अगर डेटा का प्रेजेंटेशन बिना क्लासिफिकेशन के नहीं हो सकता, बिना प्रेजेंटेशन के कोई स्टैटिस्टिकल मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिना स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई किए आप किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। यानी कि स्टैटिस्टिक्स का जो फर्दर स्टेजेस हैं वो परफॉर्म ही नहीं हो सकती जब तक आप डेटा को अच्छे से क्लासिफाई नहीं करोगे। जब डेटा का क्लासिफिकेशन हो जाएगा तभी फर्दर स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी परफॉर्म्ड। फिर चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, एनालिसिस हो, इंटरप्रिटेशन हो, फोरकास्टिंग हो, कुछ भी, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप क्लासिफिकेशन करो। अब बात आता है कि क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरह से डेटा का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। अच्छा, एग्जाम में यहां से काफी सवाल पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी रहेगा। अब डेटा को डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे कि जियोग्राफिकल, या हम इसको बोलते हैं स्पेशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। जैसे जियोग्राफिकल या स्पेशल यानी कि प्लेसेस के आधार पर, एरिया के आधार पर जब हम डेटा का डिवीजन करते हैं, उसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो उस क्लासिफिकेशन को जियोग्राफिकल या स्पेशल क्लासेस कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इट रेफर्स टू क्लासिफिकेशन made with respect to places के आधार। जैसे मान लो कि मैंने जो क्लासिफिकेशन किया वो है उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, तो ये किस तरह का क्लासिफिकेशन है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है। तो जब भी आप डेटा को प्लेसेस के आधार पर बांटते हो तो वो क्लासिफिकेशन जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन हो गई। इसी तरह से एक आता है क्रोनोलॉजिकल, या हम इसको बोलते हैं टेम्पोरल। ये नाम याद रखना, कई बार हमें जो नाम हमारे दिमाग में होता है सवाल में उन नामों को वो इस्तेमाल नहीं करते कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है ना। अब जैसे जियोग्राफिकल ना बोल के स्पेशल बोल दिया या क्रोनोलॉजिकल ना बोल के टेम्पोरल बोल दिया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सब चीजें मेमोराइज करनी बहुत जरूरी होती हैं। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं कि
समझना एक तरफ, समझ में आना बहुत जरूरी। कोई भी चीज मैं पढ़ रहा हूँ तो हाँ मुझे वो चीज समझ में आनी चाहिए, वरना मेरे पढ़ने का क्या फायदा है। समझ में तो आना चाहिए, पर ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि कोई भी चीज कितनी ही समझ में क्यों ना आ जाए, कितनी ही अच्छे से समझ में क्यों ना आ जाए, वो मेमोराइज तो करनी ही पड़ती है, उसे याद तो करना ही पड़ता है। हाँ समझ में आ गया तो याद जल्दी हो जाएगा। बिना समझे याद करना मतलब रटना, यार समझ में आया नहीं लेकिन फिर भी याद किए जा रहा हूं, तो रट्टा मारना इसे बोलते हैं। यानी अगर समझ में आ भी जाए तो भी आपको चीजें मेमोराइज तो करनी ही पड़ेंगी। बिना चीजें याद किए, बिना चीजें दिमाग में रखे, चाहे मेरे को टॉपिक कितने ही अच्छे से समझ में आ जाए, मैं एग्जाम में उसे परफॉर्म थोड़ी कर पाऊंगा। एग्जाम में मेरे पास इतना समय थोड़ी होता है कि मैं आंख बंद करूं और भूली हुई चीजों को रिकवर करने का प्रयास करूं। यार थोड़ा सा ध्यान लगाता हूं, क्या पता याद आ जाए। इतना टाइम थोड़ी होता है एग्जाम में। एग्जाम में तो एकदम इंस्टेंट आपको दिमाग में आनी चाहिए वो बात, अदरवाइज तो आपको वो क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ना पड़ेगा। वहां थोड़ी ना इतना आपके पास समय होता है कि चलो एक बार गलत किया तो सही करने का प्रयास कर लेता हूँ, भूल गया तो थोड़ा याद करने का प्रयास कर लेता हूँ। वहां तो एकदम इंस्टेंट सवाल पढ़ते आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। ऐसा तो तभी होगा ना जब आपने वो चीज मेमोराइज करी होगी। तो याद करना ही पड़ता है, पढ़ना ही पड़ता है आपको, चाहे कोई चीज कितनी आ जाए। अगर वो आपके दिमाग में नहीं है तो फिर आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। हालांकि मैंने कहा था कि कभी भी बहुत ज्यादा टेंशन ना, बहुत ज्यादा टेंशन लेने से अच्छा है चीजों को ध्यान से 4-5 बार पढ़ लेना। अगर चीजें याद हो रही हैं इससे बढ़िया क्या है। अगर कोई चीज मैं याद कर पा रहा हूं तो इससे बढ़िया क्या है। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं और आपको वो याद है, ये तो एकदम परमानेंट मेमोरी में आपने वो चीज एकदम फीड कर ली है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन जब आपको लगे कि यार मेरे से कुछ याद नहीं हो पा रहा, मैं पढ़ता हूं मगर याद नहीं हो पा रहा, तो फिर मैं कहूंगा कोई बात नहीं। अब आप अचानक से तो अपना दिमाग बढ़ा नहीं सकते। हालांकि दिमाग में सडनली वो विस्तार तो हो नहीं सकता, वो चेंज तो हो नहीं सकता कि यार दिमाग इतना शक्तिशाली हो गया कि अचानक से ही मैंने कुछ ऐसा किया कि अब मेरे को सब याद होने लग गया। जब मुझे मेरी कमियों का पता है कि यार नहीं मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा दिमाग उतना नहीं चल पा रहा है, तो फिर मैं सिर्फ एक ही चीज पर रुक जाऊंगा कि अब मुझे क्या करना है कि भाई चीजों को जितना ज्यादा से ज्यादा बार मैं पढ़ सकूं, रीड कर सकूं, लिख सकूं, वो मुझे करना है। इससे क्या होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इससे चीजें आपके अनकॉन्शियस माइंड में जमा होती होती हैं। आपको महसूस भी नहीं होगा कि वो चीज आपको याद हो गई है, पर हाँ वो चीज आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली गई है। आपसे कोई पूछेगा आप नहीं बता पाओगे क्योंकि वो परमानेंट माइंड, परमानेंट मेमोरी में नहीं है, कॉन्शियस माइंड में वो चीज आपके नहीं है। हाँ लेकिन जब वो चीज आपके आंखों के सामने दिखेगी तो आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको सिग्नल भेजेगा कि हाँ यार ये मैंने कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि मेरा अनकॉन्शियस माइंड मेरे को सिग्नल भेज रहा है कि हाँ ये मैंने पढ़ा था। तो जब आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं मेरी चीजें परमानेंट मेमोरी में फीड नहीं हो पा रही हैं, तो उस समय मैं ये थोड़ी प्रयास करूंगा कि यार योगा करूं, दिमाग बढ़ाने के लिए कुछ क्या बोलते हैं च्यवनप्राश खाऊं या कुछ इस तरह से भगवान से प्रार्थना करूं कि मेरे को इतनी बुद्धि मिल जाए कि भाई सब याद हो जाए। ऐसा तो नहीं सकता। फिर मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा सिचुएशन को, और फिर मेरे को अपने पढ़ने के तरीके को बदलना पड़ेगा। अब मैं इस बात पर जोर देना बंद कर दूंगा कि चीजें मेरे को मुंह जबानी याद होती हैं कि नहीं, चीजें मेरे परमानेंट मेमोरी में जा रही हैं कि नहीं। अब मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि मैंने जो पढ़ा उसको मैंने कितने बार रीड किया। 3 बार, 4 बार, जितने ज्यादा से ज्यादा बार आप उसको रीड करोगे, यकीन मानो वो चीज आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाएगी, और जब आप उसे दोबारा देखोगे तो वो आपको याद आएगी ही आएगी। हाँ भले ही मुंह जबानी याद ना हो, कोई पूछे तो आप ना बता पाओ, तो सामने वाले को लगेगा कि इसको कुछ नहीं आता। लेकिन वही सवाल पूछकर अगर मैं आपके सामने 4 ऑप्शन रख दूं तो शायद आपको याद आ जाएगा, क्योंकि आपने वो इतनी बार पढ़ा था कि देख कर याद आ गया। इस एग्जाम का, इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम का इससे बड़ा एडवांटेज कुछ नहीं हो सकता। और अगर कोई बच्चा ये एडवांटेज भी नहीं ले पा रहा है तो फिर उसको बहुत काम करने की जरूरत है कि वो कैसे पढ़ रहा है, किस तरह से तैयारी कर रहा है, वो क्या सोच रहा है कि वो कैसे, क्या वो
बिना रीड किए, बिना पढ़े, बिना थोड़ा सा प्रयास किए कैसे कैसे वो एग्जाम निकालेगा। तो इस चीज पर काम करना बहुत जरूरी है अभी से। कुछ लोग पढ़ते हैं मगर 2 महीने 3 महीने जब बच जाते हैं ना, तब उनको हेडक होती है। ये हेडक अगर अभी से लोगे तो कोई रोक ही नहीं सकता, आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है फिर। इट रेफर्स टू क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप समय के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडेक्स नंबर्स हम समय के आधार पर कैलकुलेट करते हैं। भाई इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है? चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब मैं इंडेक्स नंबर पढ़ाऊंगा, हमारे कोर्स में भी है, तो इसकी परिभाषा ही यही है कि भाई समय के आधार पर जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस का हम जब मेजरमेंट करते हैं, उसका जब हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं तो उसको इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो यानी कि इंडेक्स नंबर भी समय के आधार पर निकाला जाता है। हर वो काम जो समय के आधार पर हो रहा है वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। या टाइम सीरीज, हालांकि टाइम सीरीज हमारे कोर्स में नहीं है। टाइम सीरीज क्या हो गया कि कोई भी डेटा जो समय के आधार पर अरेंज किया गया हो उसको टाइम सीरीज कहते हैं। समय के आधार पर अरेंज किया गया हो किस उद्देश्य से? कि हम उस डेटा से कोई टेंडेंसी जान पाए। जैसे मैंने विराट कोहली का डेटा समय के आधार पर क्लासिफाई किया, टाइम के आधार पर। 2021 का डेटा, 22 का डेटा, 23 का डेटा, 24 का डेटा। तो जब मैंने इस तरह से ये 2021 में उतने इतने रन बनाए, यहाँ पे इतने बनाए, यहाँ इतने बनाए, यहाँ इतने बनाए, तो मैंने जब डेटा से डेटा को मिलाया तो मुझे एक टेंडेंसी दिखाई दी। वो टेंडेंसी ये दिखाई दी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका करियर ग्रो कर रहा है, उसका करियर ग्राफ ऊपर जा रहा है। यानी कि जब आप डेटा को समय के आधार पर क्लासिफाई करते हो तो समय से जुड़े हुए जो फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाते हैं। आपको दिखने लगता है कि भले ही इसने कभी ज्यादा कभी कम रन मारे होंगे, लेकिन जब मैं पिछले 4 साल 5 साल का डेटा एक साथ देख रहा हूं तो मुझे एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, एक टेंडेंसी दिखाई दे रही है। समय के आधार पर मुझे दिखाई दे रहा है कि डेटा में ग्रोथ हो रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो भविष्य का भी अनुमान लगा सकता हूं कि आने वाले साल में शायद वो इतना रन मारेगा। इसे टाइम सीरीज कहते हैं। हालांकि हमारे कोर्स में नहीं है, होता तो इसे भी मैं पढ़ाता। चेक करना पड़ेगा है कि नहीं, है ना? शायद नहीं है। इसी तरह से एक क्लासिफिकेशन होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, इट refers to classification of data made according to some attributes or quality। भाई जो क्लासिफिकेशन किसी क्वालिटी या एट्रीब्यूट्स के आधार पर किया जाए उसको क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि सच एज लिटरेसी। लिटरेसी क्या है? क्वालिटी ही तो है ना। लिटरेसी क्वालिटी है। हाँ, अब कितने लिटरेट हैं, कितने लिटरेट हैं, इसका आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। पर एक जो ग्रुप आपने बनाया है, लिटरेसी, रिलीजन, ये तो क्वालिटी है ना, ये क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन थोड़ी है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप डेटा को जेंडर के आधार पर बांट रहे हो, मेल फीमेल, ठीक है ना? तो मेल फीमेल जेंडर क्या है? क्वालिटी है, क्वांटिटी थोड़ी है। एजु आपका एजुकेशन क्या है? क्वालिटी है ना?
लिटरेसी क्या है? क्वालिटी है। तो जब आप डेटा का क्वालिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हो तो उसको क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। लिटरेसी, रिलीजन, जेंडर, एटसेट्रा। जैसे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन को ऐसे समझो, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन दो तरह का होता है। एक होता है आपका सिंपल क्लासिफिकेशन और एक होता है आपका मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन जैसे मान लो कि आपने डेटा को जेंडर के आधार पर बांटा, मेल और फीमेल। ये हो गया क्या? सिंपल क्लासिफिकेशन। जब आप डेटा को किसी एक डाइवर्सिटी के आधार पर बांट दो कि भाई मैं डेटा को जेंडर के आधार पर कैसे बांट सकता हूं, दो भागों में, मेल फीमेल। ये सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया। अब मैनीफोल्ड क्या होता है? जैसे मैंने डेटा को सबसे पहले जेंडर के आधार पर बांटा, मेल और फीमेल। अब मैंने इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया, जैसे मेल और फीमेल में भी, मेल में लिटरेट कितने हैं और इलिटरेट कितने हैं। इसी तरह से फीमेल में भी लिटरेट कितने हैं और इलिटरेट कितने हैं। तो ये क्या हो गया? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। यानी कि आपने पहले क्लासिफिकेशन जेंडर के आधार पर किया और फर्दर क्लासिफिकेशन आपने लिटरेसी के आधार पर कर दिया। ठीक है? तो ये आपके ऐसे भी हो सकता है कि जैसे मैंने क्लासिफिकेशन किया पहले मेल फीमेल, ठीक है, या फिर पहले मैंने इस तरह से क्लासिफिकेशन किया कि भाई हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम में मेल फीमेल, मेल फीमेल, और इसमें भी आपका लिटरेट इलिटरेट, लिटरेट इलिटरेट। ये सब क्या है? ये सब क्वालिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जा रहा है और ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है, मतलब एक के नीचे एक आप डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन भी सिंपल या मैनीफोल्ड हो सकता है। इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में तो बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है, पर अभी बताऊंगा तो बाद में आप भूल जाओगे। जब इसकी जरूरत होगी तब मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल समझ लो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या है। इट रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा according to some characteristics that can be measured। मतलब जिस डेटा को आप मेजर कर सकते हो। भाई क्लासिफिकेशन आप आधार पर किया है कि आप उसका मेजरमेंट कर सकते हो, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। जैसे कि आपने इनकम, सेल्स, हाइट, वेट, एज,
एटसेट्रा, ये सब आपके क्वांटिटेटिव क्लासेस। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ना डेटा को क्लासिफाई किया मेल और फीमेल में, तो बताओ मेल और फीमेल का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो सकता है? ये तो क्वालिटी हो गई ना, मेल फीमेल एक क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट हो गया, ये तो एक क्वालिटी हो गई। ये क्लासिफिकेशन क्वालिटेटिव है, इसको मैं क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं बोलूं सेल्स, अगर मैं बोलूं एक्सपेंडिचर, तो हाँ मैं इसको क्वांटिटी में मेजर कर सकता हूँ। सेल भाई फिगर होगी ना, कोई सेल की खर्चों की कोई फिगर होगी, ठीक है ना। तो अगर कोई क्लासिफिकेशन इस आधार पर किया गया है जिसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट संभव है, तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है। और जो क्लासिफिकेशन सिर्फ एट्रीब्यूट्स के क्वालिटी के आधार पर किया गया है, वो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है। वो सिंपल या मैनीफोल्ड हो सकता है। जो समय के आधार पर किया गया होगा वो क्रोनोलॉजिकल होगा, जो प्लेसेस के आधार पर किया गया होगा वो जियोग्राफिकल होगा। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसके कई सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे दिमाग में ये क्लासिफिकेशन और अच्छे से बैठ जाए। पर हम उस एमसीक्यूज पर कल आएंगे, आज बात नहीं करेंगे। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पिछले टॉपिक के एमसीक्यूज थे उनको आप प्रैक्टिस करना, उनके आंसर्स मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद भेज दूंगा। जिसमें डाउट होगा कल पूछना। अच्छा, पहले आप मेरे को ये बताओ, क्या क्लासिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या है? तो क्लासिफिकेशन में सिर्फ इतनी ही बातें हैं, ठीक है। फटाफट से हम लोग ये समाप्त कर देते हैं। टेबुलेशन वाला कॉन्सेप्ट जितना हमको पढ़ना है उसे भी समाप्त कर देते हैं ताकि ये पार्ट खत्म हो जाए। फिर कल हम इसके एमसीक्यूज पर फोकस करेंगे और नया टॉपिक शुरू करेंगे। टेबुलेशन, हम इस पूरे कॉन्सेप्ट में, हम इस पूरे पीडीएफ में दो चीजों पर फोकस कर रहे हैं। एक क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पे, जो कि अभी हमने पढ़ा, और एक टेबुलेशन, ठीक है। क्या है टेबुलेशन? मैं एक छोटा सा ना वो चार्ट बनवाना चाह रहा था। अभी अभी टेबुलेशन पर आते हैं, अभी जरा 5 मिनट में। ये 4 क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। इस तरह से डेटा को 4 डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई किया जा सकता है। वन लाइनर में लिखवाना चाह रहा था कि जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? एरिया वाइज और रीजनल। जो एरिया वाइज या रीजनल क्लासिफिकेशन जिसे बोला जाता है, वो आपका जियोग्राफिकल हो गया। जो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ occurrence of time,
मतलब जो पहले घटित हुआ है उसे पहले अरेंज करो, जो बाद में घटित हुआ है उसे बाद में अरेंज करो। अकरेंस ऑफ टाइम के आधार पर जो डेटा कलेक्ट होता है वो क्रोनोलॉजिकल हो गया। ठीक है, जैसे 2017, 18, 19, 20 ये क्रोनोलॉजी चल रही है ना। जो 17 में हुआ पहले उसे रिकॉर्ड करो, फिर जो 18 में हुआ फिर उसे रिकॉर्ड करो, फिर जो 19 में हुआ। जैसे मैंने विराट कोहली का एग्जांपल लिया कि भाई विराट कोहली के पिछले 5 साल में जो उसने रन मारे हैं उसको समय के आधार पर अरेंज करो कि भाई उसने 2021 में कितने रन मारे, 22 में कितने रन मारे, 23 में कितने रन मारे। तो ये क्या हो गया, एक क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गई ना। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होती है, जो की जाती है सम कैरेक्टर और एट्रीब्यूट, मतलब किसी क्वालिटी के आधार। और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, तो ये 4 क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी। फटाफट आ जाते हैं टेबुलेशन पर। टेबुलेशन क्या है? टेबुलेशन मीन्स systematic representation of the information collected in the data in rows and columns according to certain characteristics। सिंपल सी बात है कि जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, ठीक है ना, उसको रोज और कॉलम्स में अरेंज करना, इसी को टेबुलेशन कहते हैं। जो भी कलेक्टेड डेटा है उसको रोज और कॉलम्स में अरेंज करना। ठीक है, टेबल में उसको अरेंज करना डेटा। तो टेबुलेशन मीन्स सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ऐसे लिख देते हैं इसको, ऑफ द क्लासिफाइड डेटा इन रोज and columns according to certain character। तो टेबुलेशन मीन्स कि जो भी डेटा आपने क्लासिफाई किया है उसको रोज और कॉलम्स में प्रेजेंट करना, इसी को टेबुलेशन कहते हैं। यानी टेबुलेशन इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। जब मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा कल, प्रेजेंटेशन, तो आप देखेंगे कि प्रेजेंटेशन के कई तरीके होते हैं। टेक्सचुअल, सेमी टेक्सचुअल, टेबुलेशन, ग्राफिकल, डायग्राम, कई तरह के तरीके होते हैं डेटा को, जो भी डेटा आपने क्लासिफाई किया है उसको प्रेजेंट करने के। प्रेजेंटेशन डेटा को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाती है, ठीक है ना, आई कैचिंग बनाती है। जब आप डेटा को अच्छे से प्रेजेंट करते हो तो वो डेटा का फर्दर एनालिसिस और आसान हो जाता है। ठीक है,
अच्छा, एक चीज मैं आपको भी और बताना भूल गया। क्लासिफिकेशन में हमको दो चीजें और पढ़नी होती हैं, एक वेरिएबल्स क्या होते हैं और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, या इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन वाले पार्ट के बाद, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है। ये भी तो एक क्लासिफिकेशन ही हो गया ना, कि आपने डेटा को स्टैटिस्टिकल सीरीज में कन्वर्ट। स्टैटिस्टिकल सीरीज कई तरह की होती है ना, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस, थोड़ा बहुत तो याद ही होगा आपको। ये सब चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हालांकि ये क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक का ही हिस्सा है, पर हम इसे बाद में इसलिए कवर करेंगे कि जब हम मेथड्स पढ़ने वाले होंगे तब हम इन स्टैटिस्टिकल सीरीज को समझेंगे, तो एकदम ताजा ताजा ये हमारे दिमाग में रहेगा। मेथड्स पढ़ना, जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, जैसे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड हो गया, डिस्पर्जन हो गया, स्क्यूनेस हो गया, ये सब चीजें पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे लेकिन बाद में। टेबुलेशन क्या है, कि जो भी डेटा आपने क्लासिफाई किया है उसको टेबल के रूप में प्रेजेंट, रोज और कॉलम्स में उस डेटा को प्रेजेंट करना, इसी प्रक्रिया को टेबुलेशन कहते हैं। पहले टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन के बीच में कुछ कनेक्शन आपको पता होना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन अभी हमने पढ़ा वर्सेस पहला, इन सीक्वेंस classification is done first and tabulation is done thereafter। यानी कि अगर मैं टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन में कुछ इनके बीच में कुछ रिलेशन समझना चाहता हूं, तो पहले मैं देखूंगा कि भाई सीक्वेंस के आधार पर क्लासिफिकेशन पहले होता है, टेबुलेशन बाद में होता है। जो कि याद रखना वैसे भी बहुत आसान है, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, टेबुलेशन प्रेजेंटेशन का पार्ट है। प्रेजेंटेशन तो भाई ऑर्गेनाइजेशन के बाद ही होगा ना, ऑर्गेनाइजेशन तो पहले होता है। ये चीज तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हमने स्टैटिस्टिक्स के स्टेजेस पढ़े हैं कि पहले कलेक्शन होता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर प्रेजेंटेशन होता है, फिर एनालिसिस होता है, फिर इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है ना। तो सीक्वेंस हमेशा पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन पहले होता है, टेबुलेशन बाद में होता है। यानी आप कह सकते हो कि टेबुलेशन के लिए सबसे प्राइमरी स्टेप क्लासिफिकेशन है। बिना क्लासिफिकेशन के टेबुलेशन कैन नॉट बी डन। अच्छा, और एक और बात, कि जो टेबुलेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा का ही हो सकता है। बट टेबल केवल क्वांटिटेटिव डेटा का ही तो बनेगा ना भाई। जिस डेटा को आप क्वांटिटी में प्रेजेंट कर सकते हो, केवल उसी का तो टेबल बना सकते हो ना। रोज और कॉलम्स में क्या दिखाओगे, नंबर्स। तो जो भी आप का डेटा होता है वो डेटा क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव होना चाहिए। केवल क्वांटिटेटिव डेटा ही टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। हालांकि डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम प्रेजेंटेशन वाले टॉपिक पर जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट, क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, समान विशेषताओं के आधार पर आप ग्रुपिंग करते हो। ठीक है ना।
जबकि टेबुलेशन में क्या होता है, इन टेबुलेशन द क्लासिफाइड डेटा, जो भी आपने डेटा क्लासिफाई किया है उस डेटा को प्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड रोज, यानी टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज टेबल। अब टेबल क्या होता है, टेबल कैसे बनाया जाता है, टेबल के कंटेंट क्या होते हैं, यकीन मानो एग्जाम में ये सवाल भी पूछे जाते हैं, टेबल के कंटेंट। तो हम देखेंगे कि टेबल में क्या क्या कंटेंट होते हैं आगे चल के। क्या है, सेकंड हमने कंपैरिजन क्या किया कि भाई क्लासिफिकेशन तो किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर होता है, और जब हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो उस क्लासिफाइड डेटा को जब हम टेबल में प्रेजेंट करते हैं, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो उस प्रक्रिया को टेबुलेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन is a method of statistical analysis। ठीक है भाई, क्लासिफिकेशन क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, जिसमें हम डेटा की ग्रुपिंग करते हैं। whereas tabulation is a method of presentation। सिंपल भाषा में समझो, अगर मुझे ये एनालाइज करना है, मुझे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है कि एनालिसिस मतलब क्या, विश्लेषण करना है कि भाई मेल फीमेल का रेशो क्या है उत्तराखंड में, मेल फीमेल का रेशो क्या है। ठीक है, अब कई सारे रिसर्च में ये रेशो इस्तेमाल हो सकता है, मैं इनिशियली मेल फीमेल का रेशो जानना चाहता हूँ, ये एनालिसिस में करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने डेटा को क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है ना, मेल और फीमेल में, कि भाई जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो क्लासिफिकेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का एक मेथड हो गया, क्योंकि भाई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। जबकि टेबुलेशन क्या है, बस उस क्लासिफाइड डेटा को प्रेजेंट करने का एक तरीका है, उसको और एट्रैक्टिव बनाने का तरीका है, ताकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और आसान हो जाए। टेबुलेशन इज जस्ट अ वे ऑफ presentation, a way of presenting the data। ठीक है ना, आप टेबुलेशन इसलिए करते हो कि भाई डेटा थोड़ा और बेहतर दिखे। जैसे मैं जो भी क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, अगर मैं उस क्लासिफिकेशन को टेबल और रो में प्रेजेंट करूं, कॉलम्स और रोज में प्रेजेंट करूं, तो डेटा थोड़ा और अट्रैक्टिव लगेगा, उस डेटा का एनालिसिस करना मेरे लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। एनालिसिस करने के लिए क्लासिफिकेशन जरूरी है, और उस क्लासिफिकेशन उस डेटा को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसका एक अच्छा प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। वो प्रेजेंटेशन से एनालिसिस और आसान हो जाता है। तो याद रखना, कभी कभी पूछते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज अ मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, लेकिन टेबुलेशन इज अ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। ये सिर्फ डेटा को प्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जरूरी नहीं कि प्रेजेंट करने के लिए हम टेबल का ही इस्तेमाल करें, हम डेटा को ग्राफ के माध्यम से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है। जैसे एक एग्जांपल के लिए, मान लो बोर्ड मीटिंग हो रही है, अब बोर्ड मीटिंग में आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर हमको वहां पे डायग्राम या ग्राफिकल मेथड से ही प्रेजेंटेशन, जैसे मान लो
बोर्ड मीटिंग में 20 लोग बैठे हैं और एक बंदा स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो वहां पर टेबुलर प्रेजेंटेशन अच्छी थोड़ी लगेगी, क्योंकि वहां तो समय कम है, कम से कम समय में कम से कम डेटा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देनी है। तो वहां पर फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या डायग्राम का आप सहारा लेते हो, चार्ट बनाते हो कि हमारी सेल पे इस तरह से आप क्या बोलते हैं कि चार्ट बनाते हो कि भाई हमारी सेल इस साल इतनी थी, इस साल इतनी थी, ऐसे। या फिर आप इस तरह से बोलते हो कि भाई इस साल हमने इतनी सेल करी या इतनी सेल करी, या इस तरह से आप ग्राफ या डायग्राम के माध्यम से डेटा को प्रेजेंट करते हो, क्योंकि वो अट्रैक्टिव लगता है। कम प्रेजेंटेशन से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल पाती। प्रेजेंटेशन के बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे कल। फिलहाल मैंने क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में कुछ बेसिक चीजें बताई कि भाई क्लासिफिकेशन पहले होता है, टेबुलेशन बाद में होता है, यानी टेबुलेशन का प्राइमरी स्टेप क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में सिर्फ डेटा को किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, जबकि टेबुलेशन में उसी क्लासिफाइड डेटा को कॉलम्स और रोज के माध्यम से प्रेजेंट किया जाता है। क्लासिफिकेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का एक मेथड है, और टेबुलेशन बस एक प्रेजेंटेशन का मेथड है। प्रेजेंटेशन का एक मेथड है, प्रेजेंटेशन के और भी कई मेथड है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर शॉर्ट में समझा रहा हूँ जो जरूरी है, ज्यादा इस टॉपिक को खींचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट है उतना आपके लिए परोस रहा हूं, ठीक है ना। टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले सबसे ऊपर लिखा रहेगा टेबल नंबर, फिर लिखा रहेगा टाइटल, ठीक है ना। किसी भी टेबल के ऊपर टेबल नंबर और टाइटल, टाइटल के नीचे आपका बना होगा मेन टेबल। इस टेबल में रोज होंगे, कॉलम्स होंगे, ठीक है। जैसे इसको थोड़ा सा और, देखो जो ये हो गया आपका कॉलम और रो, ठीक है। हालांकि कई सारे कॉलम और रो होंगे, जैसे ये हो गया आपका जैसे ये जो कॉलम होता है इसे हम बोलते हैं कैप्शन। कैप्शन क्या होता है? जो हेडिंग होती है कॉलम्स की हेडिंग को कैप्शन कहते हैं, ठीक है। कहाँ दिखाया जाता है टेबल में ये कैप्शन?
अपर साइड ऑफ द टेबल, टेबल के सबसे ऊपर ये कैप्शन, ये हेडिंग डली होती है। ठीक है, जैसे मैंने कॉलम्स की हेडिंग डाली है एग्जांपल के लिए, मेल, ये मैंने कॉलम की हेडिंग डाली है, ये मेरा कैप्शन हो गया। ठीक है ना, कैप्शन क्या है, जो भी आपके कॉलम की मेन हेडिंग होती है उसे कैप्शन कहते हैं, ये टेबल के सबसे टॉप पे लिखा जाता है। उसी तरह से रोज की जो हेडिंग होती है उसे हम कहते हैं स्टब्स, स्टब, स्टब। ये क्या है, जो रोज, याद है ना, ये कॉलम्स ऐसे होते हैं, रोज ऐसे होते हैं, ये सब जो बताने की जरूरत नहीं। तो जो रोज की हेडिंग होती है उसे स्टब कहते हैं। और किसी भी टेबल में ये हेडिंग कहाँ लिखी जाती है, लेफ्ट साइड ऑफ टेबल, किसी भी टेबल के लेफ्ट साइड में इसे लिखा जाता है। तो कैप्शन क्या है, कॉलम्स की हेडिंग, स्टब क्या है, रोज की हेडिंग। कैप्शन टेबल के अपर साइड में लिखा जाता है और स्टब टेबल के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, अब ये हो गई आपकी सब हेडिंग। सब हेडिंग जैसे एक एग्जांपल के लिए इसे मैंने बोल दिया लिटरेट, इलिटरेट, समझ जाना। ठीक है, आपका मैं यहाँ पे टेबल, तो यार टेबल तो न जाने कितने देखे होंगे और कितने बार हम बनाएंगे भी, मैं केवल टर्म्स को समझाना चाहता हूँ कि टेबल में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो इस तरह से मान लो यहाँ पर आपने कोई सब हेड दिखा दिया, उसके नीचे आपने कुछ और दिखा दिया। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपने आ, दिखा दिया, एक एग्जांपल के लिए, उत्तराखंड, स्टब में दिखा दिया आपने यूपी। ठीक है, उत्तराखंड यूपी, ये हमारे रो की हेडिंग हो गई और कॉलम की हेडिंग हो गई। अब मेल फीमेल, ये सब हेडिंग हो गई। एजुकेटेड अनएजुकेटेड, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, या फिर ऐसे लिख देते हैं मैरिड अनमैरिड, जो भी क्लासिफिकेशन है उस तरह से आपने क्लासिफिकेशन किया। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, आपसे पूछेंगे क्या कि भाई कॉलम की हेडिंग को क्या बोलते हैं, तो कैप्शन बोलते हैं। रो की हेडिंग को क्या बोलते हैं, तो स्टब बोलते हैं। जो कॉलम की हेडिंग है वो टेबल में किस तरफ दिखाई जाती है, मिडिल में, लेफ्ट साइड में,
अपर साइड में, राइट साइड में, तो मुझे अपर साइड पता होना चाहिए। स्टब की हेडिंग किस तरफ दिखाई जाती है टेबल में, तो लेफ्ट साइड पर दिखाई जाती है। बाकी उसके नीचे कितने सब हेड होंगे, है ना, वो तो आपके क्लासिफिकेशन पर डिपेंड करता है कि भाई आपका क्लासिफिकेशन, जैसे टेबल सिंपल टेबल है या मैनीफोल्ड है। अब मैं खाली ऐसा टेबल बनाऊं जिसमें यूपी और यूके हो, मेल फीमेल हो, तो ये एक तरह का सिंपल टेबल हो गया। अब मैनीफोल्ड कर दिया मैंने इसको कि भाई यूके, यूपी, उसमें मेल फीमेल, उसमें भी एजुकेटेड अनएजुकेटेड, कितना सारा डेटा मैं इस टेबल में दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो टेबल भी कई प्रकार के हो सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसका मेन बॉडी कहलाता है। मेन बॉडी का मतलब कि जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है वो इसी वाले पार्ट में लिखना है आपको, ठीक है। ये मेन बॉडी बिल्कुल मिडिल में होती है, टेबल के एकदम मिडिल में उसकी मेन बॉडी दिखाई जाती है। जो भी डेटा आप यहाँ पर टेबल में कलेक्ट करते हो उसका टोटल किया जाता है, इधर कॉलम्स का, इधर रोज का। और जो भी आप टोटल करते हो, जो भी आप टोटल करते हो, ये टोटल सेम आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल बनाया जाता है। जब टेबल आप बना लेते हो तो इस टेबल के नीचे फुट नोट दिखाया जाता है। अगर कुछ आपको एडिशनल फुट नोट डालना है तो टेबल के नीचे दिखाया जाता है। और सोर्स, कि आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसका सोर्स क्या है। तो ये टेबल का एक स्ट्रक्चर है कॉम्पैक्ट मैनर में, कि भाई टेबल में देखा जाए तो कितने, पांच कह रहा हूं, सात मेन कंटेंट हो गए, सात मेन कंटेंट हो गए। एक तो हो गया उसमें मेन कंटेंट टेबल नंबर और टाइटल, जो कि टेबल के ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद हेडिंग, ये कॉलम की हेडिंग कैप्शन, रो की हेडिंग स्टब। और जो मेन बॉडी होती है आपकी टेबल की, जो मिडिल में दिखाई जाती है, जिसमें सारा डेटा कलेक्ट जो किया है वो लिखा जाता है, फिर उसका टोटल किया जाता है। और जब यह टेबल बन जाती है तो उसके नीचे फुट नोट और सोर्स, यानी कितने इसके एलिमेंट हो गए, टेबल के सात मेन एलिमेंट हो गए। तो टेबल नंबर कहाँ आता है, टाइप जैसे टेबल के ऊपर क्या आता है, टेबल के नीचे क्या आता है, टेबल की हेडिंग को क्या बोलते हैं, कॉलम की हेडिंग को क्या बोलते हैं, टेबल में रोज की हेडिंग को क्या बोलते हैं, कॉलम्स की हेडिंग, टेबल में उसकी पोजीशन कहाँ होती है, रोज के हेडिंग की पोजीशन कहाँ होती है, जो टेबल का मिडिल वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, मेन बॉडी बोलते हैं। या ऐसे पूछ सकता है कि भाई मेन बॉडी एक टेबल में कहाँ पर पोजीशनड होती है, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, ठीक है ना। तो इसी तरह के इसके स्ट्रक्चर से जुड़े हुए सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। ज्यादातर यही पूछते हैं कि हेडिंग वेडिंग के नाम बताओ, ठीक है ना, और उसकी पोजीशन बताओ। ये टेबल भी कई प्रकार के हो सकते हैं। अब जैसे इस टेबल में आपने नोटिस किया ना कि कितने सारे क्लासिफिकेशन हुए। जैसे मैं खाली क्लासिफिकेशन करता यूके यूपी का या मेल फीमेल का, तो ये तो एक तरह से सिंपल क्लासिफिकेशन हो जाती है। लेकिन कई बार हम कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन भी करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एरिया के आधार पर बांटा, फिर जेंडर के आधार पर बांटा, फिर मैंने एजुकेशन के आधार पर बांटा, मतलब काफी डिटेल में इस टेबल में दिखा रहा हूँ। डिपेंड करता है कि टेबल आपकी किस तरह की आप बना रहे हो, टाइप्स ऑफ टेबल, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। टेबल कई प्रकार की हो सकती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल टेबल क्या होती है, सिंपल टेबल कंटेन्स डेटा
of one characteristics only. मतलब जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स से हमारा मतलब है यहाँ पर एक कैटेगरी। भाई जैसे मैंने जो टेबल बनाया उसमें मैंने क्या किया, केवल जेंडर के आधार पर क्लासिफिकेशन कर दिया। जेंडर के आधार पर क्लासिफिकेशन क्या होगा, मेल और फीमेल। तो ये तो सिंपल टेबल हो गई कि जिसमें आपने जेंडर के आधार पर मेल फीमेल का क्लासिफिकेशन कर दिया। इसके लिए इतना कॉम्प्लेक्स टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वहां पर तो भाई एक कॉलम बन जाएगा मेल के लिए, एक कॉलम बन जाएगा फीमेल के लिए, बाकी उनका टोटल हो जाएगा रो, ठीक है ना। एक होता है कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल में कई प्रकार के टेबल होते हैं। एक होता है डबल, जिसको हम बोलते हैं टू वे टेबल। एक होता है ट्रिपल, जिसको हम बोलते हैं थ्री वे टेबल। और एक होता है मैनीफोल्ड टेबल, जिसमें मोर देन थ्री कैटेगरीज होती हैं। सिंपल भाषा में समझो, जिस टेबल में दो कैटेगरीज हो, दो क्लासिफिकेशंस किए गए हों, वो हो गया आपका टू वे टेबल। जिसमें तीन कैटेगरीज हों, वो हो गया थ्री वे क्लासिफिकेशन। और जिसमें मोर देन थ्री कैटेगरीज हो, वो हो गया थ्री वे क्लासिफिकेशन। कोई बता सकता है, ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिया टेबल के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, इस एग्जांपल में किस तरह का क्लासिफिकेशन हुआ है? ये एक तरह का देखा जाए तो थ्री वे क्लासिफिकेशन है, जहाँ पे एरिया के आधार पर, जेंडर के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया। तो जब आप अपने टेबल में दो तरह के क्लासिफिकेशन को दिखाते हो, टेबल और कॉलम्स और रोज के माध्यम से, तो उसे टू वे। तीन क्लासिफिकेशन को तो थ्री वे। तीन से ज्यादा क्लासिफिकेशन उसमें कैटेगरीज दिखाते हो तो उसको मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये डबल, ट्रिपल, मैनीफोल्ड, ये सब कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशंस होती हैं। और सिंपल क्लासिफिकेशन में आप केवल एक ही कैटेगरी दिखाते हो। वो एक कैटेगरी किसी एक क्लासिफिकेशन के आधार पर बनाई जाती है, या तो जेंडर के आधार पर, या एजुकेशन के आधार पर, या एज के आधार पर, या लिटरेसी के आधार पर, कुछ भी हो सकती है वो कैटेगरी। तो कभी कभी हमसे इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं कि जब किसी टेबल में दो कैटेगरीज को दिखाया जाए, या दो क्लासिफिकेशंस एक टेबल में प्रेजेंट की जाए, ठीक है, तो उसको किस तरह का क्लासिफिकेशन कहते हैं? तो उसको कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स में भी टू वे टेबल हम उसको नाम देते हैं। तीन क्लासिफिकेशन जिसमें हुई हो, तीन कैटेगरीज जिस टेबल में प्रेजेंट की हो, उसको ट्रिपल या थ्री वे टेबल हम उसको बोलते हैं। और जिसमें तीन से ज्यादा क्लासिफिकेशन या कैटेगरीज हमको दिखाई दे, उसको मैनीफोल्ड टेबल हम कहते हैं। जितना ज्यादा क्लासिफिकेशन करोगे, टेबल उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बोला कि पहले मैंने दिखाया यूपी और उत्तराखंड, उसमें भी मैंने दिखाया मेल और फीमेल। मेल और फीमेल में भी मैंने दिखाया कि मैरिड और अनमैरिड, मैरिड और अनमैरिड। हो सकता है इसके आगे भी मैं देख लूं कि मैरिड अनमैरिड में मोर देन, लेस देन 18 और मोर देन 18, ठीक है ना। और अनमैरिड में भी देख लूं कि लेस देन 18, मोर देन 18। इस तरह से मैं क्लासिफिकेशन, मतलब कितने सारे इस कितने वे बढ़ते जा रहे हैं ना ये, मतलब इसमें कितनी सारी कैटेगरीज ऐड होती जा रही हैं। तो ये एक तरह का मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है ना। जितना ज्यादा आप एक ही टेबल में जितना ज्यादा क्लासिफिकेशन को प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे, वो टेबल उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल टेबल जहां पर केवल एक कैटेगरी को प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि डेटा को केवल
एक क्लासिफिकेशन में बांटा जाता है, वो सिंपल क्लासिफिकेशन हो गई। और जब डेटा को आप एक से ज्यादा क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हो तो वो कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन होती है। कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन 2 वे, 3 वे या मैनीफोल्ड हो सकती है। 2 वे मतलब 2 कैटेगरीज, 3 वे मतलब 3 कैटेगरीज और मैनीफोल्ड मतलब मोर देन 3 कैटेगरीज। एक और बात याद रखनी है, ओनली क्वांटिटेटिव डेटा can be presented in the form of table। यानी टेबल में आप लिखोगे क्या? आपका जो टेबल का ये जो मेन बॉडी है, इसमें आखिर लिखोगे क्या? मेन बॉडी में तो क्वांटिटेटिव डेटा ही लिखा जाएगा ना भाई, वहां तो क्वांटिटी ही लिखी रहेगी, उसका टोटल भी क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही होगा। तो टेबल में बेसिकली आप दिखाओगे क्या? केवल क्वांटिटेटिव डेटा को, कोई क्वालिटेटिव डेटा इस टेबल में नहीं प्रेजेंट किया जा सकता। टेबल केवल और केवल क्वांटिटेटिव डेटा के लिए ही प्रिपेयर किया जाता है, जिसको हम कॉलम्स या रोज के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि यहाँ से कैसे कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिलहाल जो हमको क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में जितना नॉलेज होनी चाहिए थी उतना मैंने यहाँ पर परोस दिया। अगर टेबुलेशन के बारे में इतना क्लियर है तो हैंड रेज करो भाई। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? टेबुलेशन क्या है, टेबुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और टेबल कितने प्रकार की होती है, यही मेन हमारा टारगेट था इस टेबुलेशन वाले पार्ट में समझना कि भाई टेबुलेशन क्या है, क्लासिफिकेशन टेबुलेशन में क्या अंतर है, टेबल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके क्या कंटेंट होते हैं टेबल में, और टेबल कितने प्रकार की होती है, 2 वे टेबल क्या होती है, 3 वे क्या होती है, मैनीफोल्ड क्या होती है, सिंपल टेबल क्या होती है। ठीक है ना, टेबल में केवल क्वांटिटेटिव डेटा को ही प्रेजेंट किया जा सकता है। इसके एमसीक्यूज कल प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक बार इस पूरे पीडीएफ को रिवाइज कीजिए। ठीक है ना, पिछला वाला जो एमसीक्यूज था उसको भी प्रैक्टिस करना। ये सारे एमसीक्यूज संभाल कर रखना, क्योंकि एग्जाम के टाइम में ना आप ये नोट्स कितने अपने पास संभाल कर रखते हो बहुत बहुत मैटर करता है। बहुत सारे लोग केवल नोट्स प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज छोड़ देंगे, फिर वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं जो मैंने उनको पढ़ाए हैं। कईयों के पास नोट्स ही नहीं होते, फिर वो मेरे से मांगते रहते हैं, फिर कई नोट्स उनको मिल पाते हैं, कई नहीं मिल पाते हैं। इसलिए आपको जितने भी नोट्स मिल रहे हैं आप उसको अपने तरीके से भैया अरेंज करके रखो, संभाल कर रखो, उसका प्रिंट करवाओ, उसकी हार्ड कॉपी रखो, उसकी सॉफ्ट कॉपी रखो और अपने तक सीमित रखो, है ना, ताकि आपको कभी भविष्य में रिवीजन करना हो तो ज्यादा दिक्कत ना हो, नोट्स उपलब्ध रहें। ठीक है, तो हमारा ये वाला टॉपिक समाप्त हुआ, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। अब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पर कल आएंगे, पर उससे पहले अभी हमने जो पढ़ा उसकी एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करेंगे। जो मैंने